Hey everyone, welcome to Study Vibe Science for class 8th. In this video, we are going to do the super revision of the chapter of class 8 science, that is cell structure and functions. आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेल होता क्या है। राइट साइड पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक सेल की इमेज है। अब बात करते हैं कि सेल क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो आप क्या लिखेंगे कि सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। हर कोई ऑर्गेनिज्म जो कि आज ज़िंदा है वो सेल से मिलकर बना है। ये सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिससे हमारी पूरी बॉडी काम करती है। हमारी बॉडी की काम करने में जो मदद करने वाली सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है। जैसे कि एक इमारत जो होती है वो एक एक ईंट को जोड़कर बनाई जाती है, इसी तरह हमारी बॉडी भी एक एक सेल को जोड़कर बनी हुई है। यहाँ पे आप सेल का देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेल कैसे कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और क्यों इसको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। आपने देखा होगा जो पज़ल होती है उसका आप एक एक ब्लॉक लगाते हैं तो एक पज़ल जो है वो सॉल्व होती है। इसी तरीके से हमारे पास भी छोटे छोटे सेल्स हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी जो कि साथ में जुड़कर काम करते हैं। सब सेल्स के अपने अपने काम हैं जो कि डिवाइडेड हैं और इसी तरीके से हम अपने लाइफ प्रोसेसेस कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इन सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1665। यहाँ आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। और उन्होंने कहाँ से डिस्कवर किया था, उन्हें सेल कहाँ पर मिल गया था, उनको कहाँ मिला था। ही टुक थिन कॉक स्लाइसेस ऑफ कॉक एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। आप जैसे देख सकते हैं एक पेड़ होता है, पेड़ की जो छाल होती है उसकी पतली सी स्लाइस उन्होंने निकाली, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिला। राइट साइड पे आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पर उन्हें क्या दिखा, एक स्लाइड दिखी। यहाँ पे जो आप जाली जाली देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी से बॉक्सेस हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं, इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ये जो छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, इसी तरीके से एक सेल के स्ट्रक्चर को उन्होंने डिस्क्राइब करा। यहाँ आप देख सकते हैं ही नोटिस्ड ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर लाइक हनीकॉम। उन्होंने क्या देखे, कुछ ब्लॉक लाइक कंपार्टमेंट्स देखे जो कि किसकी तरह दिख रहे थे, हनीकॉम की तरह दिख रहे थे, जैसे कि शहद का एक छत्ता होता है। और हुक ने ही टर्म दी थी सेल हर एक बॉक्स के लिए, हर एक कंपार्टमेंट के लिए जो उन्हें दिखी। एक पूरे वीडियो में मैंने सेल के स्ट्रक्चर को और उसके बेसिक फंक्शंस को डिस्कस किया है। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में तो हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी हाइलाइटेड कीवर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको चैनल की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो मिल जाएँ और कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट सेल की। वो सबसे छोटा सेल जो अभी तक डिस्कवर हुआ है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। जैसे कि आप राइट साइड पर इसकी इमेज को देख सकते हैं, ये माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर होता है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन बाकी किसी सेल की तरह ही ये राउंड स्ट्रक्चर्ड है। इसके अंदर डीएनए है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है। और जो लार्जेस्ट सेल है, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि लार्जेस्ट सेल बताओ, तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। वैसे आप किसी भी सेल को माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हो, लेकिन लार्जेस्ट सेल जो है वो है ऑस्ट्रिच एग, जिसको आप नेक्ड आइज से भी देख सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप। जैसे हमने बात की कि एंटोन वॉन लीeuwenhoek,
इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। तो फिर हम पहले जो बात कर रहे थे रॉबर्ट हुक की, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने कॉक स्लाइस में जो सेल डिस्कवर किए थे, एक्चुअली दो सेल्स वर काइंड ऑफ डेड टिश्यू। उन्होंने जो सेल डिस्कवर किए थे वो डेड थे, वो मरे हुए सेल्स थे, क्योंकि वो पेड़ की छाल के सेल्स होते हैं, वो लिविंग नहीं होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किए वो जो सेल्स थे वो कॉक स्लाइड से लिए गए थे, और जो कॉक स्लाइड थी वो तो डेड होती है। लेकिन पहले लिविंग सेल को डिस्कवर करने का किसको जाता है क्रेडिट? एंटोन वॉन लीeuwenhoek को जाता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियस की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। अब बात करते हैं कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी एक सेल से कैसे मिलकर बनी होती है। तो ये एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है। सेल होते हैं, एक जैसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तो एक पूरी बॉडी बनती है। हमारे पास बहुत से ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। जब आपस में इन सब के अलग अलग सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से फिर इनके ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर है, स्टमक है, ये सब जब आपस में मिलेंगे तब एक ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाएंगे। और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके सेल्स हैं, इनके टिश्यूज़ हैं, आपस में मिलते हैं, और ये सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो इट इज़ देयरफॉर सेल इज़ कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। और जो सेल है उसके डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं, साइज़ हो सकते हैं, शेप हो सकते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस शेप के होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में सारे जो सेल्स हैं वो एक जैसे शेप के हैं, स्फीयर शेप के हैं, राउंड शेप के हैं, नो। ठीक है। सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि एक इमारत को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब ईंटें तो एक तरीके की दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए जो सेल्स हैं, आप कह सकते हो दे आर लाइक लिविंग ब्रिक्स। जैसे कि एक इमारत को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत है, ऐसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत है, लेकिन ये सब अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग फंक्शन के हैं, अलग अलग साइज़ है। कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स की हम बात कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स में पहला वर्ड आता है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब एक जैसे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तब वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो है वो एक ही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो अलग अलग फंक्शंस नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही तरीके के सेल्स आपस में मिलते हैं जो एक जैसा काम करते हैं। जब वो साथ में मिलकर एक टीम वर्क करते हैं तो सिर्फ एक ही काम करेंगे, और ये जो काम करने वाले लोग हैं यानी कि हमारी बॉडी में जो ये सेल्स हैं, इनका जो साथ में मिला हुआ जॉइंट ग्रुप है, इसको टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू। उसके बाद आते हैं ऑर्गन पे। ऑर्गन क्या होता है? एन ऑर्गन इज़ अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन क्या होता है? जब बहुत से टिश्यूज़ का ग्रुप आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जैसे कि हमारा स्टमक है। स्टमक जो है वो बहुत सारे टिश्यूज़ के ग्रुप से मिलकर बना है, लेकिन फंक्शन सबका एक ही है, डाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं जीन की। जीन का क्या मतलब होता है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जो हैं अपने फादर या मदर की तरह दिखते हैं, ये किस वजह से है? ये सब इनहेरिटेंस की वजह से है। हमने ट्रेट्स एक्वायर किए हैं अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से हम कुछ उनके जैसे कैरेक्टर्स या फीचर्स लेकर आए हैं। अगर आपके फादर के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है आपके भी बाल घुंघराले हो। अगर आपकी मदर की आइज़ ब्राउन है तो आपकी भी आइज़ ब्राउन हो। तो ये सब क्या है? ये सब हेरिडिटी है। और ये कैसे ट्रांसफ़र होती है? जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। जीन्स के बारे में आप हायर क्लासेस में इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो सेल है वो सब एक तरीके के नहीं होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है तो उनके सेल्स भी अलग अलग हैं। तो हम टाइप ऑफ सेल्स की बात करते हैं। So, the cell shows variety of shapes depending on the function they perform. जो सेल होते हैं उनकी अलग अलग शेप होती है, और ये किस पे डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। डिफरेंट शेप जो होती हैं सेल्स की वो क्या क्या हो सकती हैं? ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। अब ये जो ओवल, राउंड और स्फेरिकल शेप के सेल्स हैं वो कौन से हैं? जैसे कि ह्यूमंस के रेड ब्लड सेल। आप
राइट साइड पर जो फिगर देख रहे हैं टॉप मोस्ट एरिया पे जो बनी है, यहाँ पर ए पार्ट में आपको स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स दिख रहे हैं ह्यूमंस के, जो कि स्फेरिकल शेप के हैं। और इनका काम क्या होता है, ये रेड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप यानी कि ऐसे सेल्स जो कि काफ़ी लंबे लंबे होंगे और दोनों साइड से पॉइंटेड होंगे, दोनों साइड से नोक निकली हुई होगी। तो बी पार्ट में आप देख सकते हैं इस तरीके की सेल्स में मिलते हैं स्पिंडल शेप मसल सेल्स। ये हमारी मसल्स में पाए जाने वाले स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं। सी पार्ट में आप देख सकते हैं एक लंबा सा सेल है, ठीक है, इसको कहा जाता है नर्व सेल्स। नर्व सेल्स यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में मिलने वाले हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम में मिलने वाले सेल्स को नर्व सेल्स कहा जाता है, जो कि कैसे होते हैं, ब्रांच्ड और इलोंगेटेड होते हैं। इनमें ब्रांचेस निकली होती हैं और ये लंबे लंबे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर को यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया है इसमें। लिविंग वर्ल्ड में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स को माना जाता है कि वो लिविंग है, वो ज़िंदा हैं। कुछ तो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और फिर हम ह्यूमंस होते हैं। अब जो बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, दीज आर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया वगैरह उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स, और हम ह्यूमंस और एनिमल्स क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं तो इनके सेल्स भी अलग अलग होंगे। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। अगर आप नहीं जानते कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो हम इस वीडियो में इसको आगे डिस्कस करेंगे। बट मैंने एक बेसिक रिवीजन का वीडियो बनाया है जिसमें आपको सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे, छोटा सा वो वीडियो है, आप उसको देखेंगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी अच्छा न्यूक्लियस है, अच्छी प्रॉपर शेप है, और साथ ही साथ न्यूक्लियस के बाहर एक बाउंड्री भी है, और जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे सेल्स को कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। और वो किस में मिलेंगे, सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलेंगे। यूकैरियोट्स में मिलने वाले यूकैरियोटिक सेल्स, इनके पास जितने भी सेल्स होंगे उनका जो न्यूक्लियस है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। जितनी भी सेल के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होंगी वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, उन पर भी मेम्ब्रेन होगी, उन पर भी बाउंड्रीज होंगी। यूकैरियोट्स, द ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको यूकैरियोट्स कहेंगे, जैसे कि फंजाई या फिर फंगी। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं एक यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग सेल के पार्ट्स हैं, साइटोस्केलेटन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो सारे यहाँ पे बीच में आपको गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस वगैरह दिख रहे हैं, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। इनकी वेल डेफिनाइड शेप है, ये फैले नहीं हुए हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अच्छे तरीके से बटे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम का या पुराने ज़माने का। तो ऐसे सेल्स जिनका न्यूक्लियर मटेरियल पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अच्छी सी शेप नहीं है, इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि पहले ज़माने का या पुराना, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि इनकी न्यूक्लियस जो होता है उस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ी रहती हैं, उन पर कोई मेम्ब्रेन जो है वो बाउंडेड नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं दैट हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। एग्जाम्पल जो है वो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इनका क्या फीचर है, द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसका आप डायग्राम राइट साइड की इमेज पे देख सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं उस हिसाब से कैटेगरी डिवाइडेड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, यूनी मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल।
तो जिनके पास सिंगल सेल होता है, एक ही सेल होता है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? द ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर। आप जो हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, जिनका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एग्जाम्पल्स हैं। जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन लिखने को आए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं और टेबल की फॉर्म में ही इसको आपको अपने एग्ज़ाम में भी बनाना है। मल्टी सेलुलर, मल्टी यानी कि मैनी, बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस भी, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम ह्यूमंस, वी आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, तो हम अमीबा की भी बात करेंगे। अमीबा क्या है? राइट साइड पर आप डायग्राम देख सकते हैं, ये एक अमीबा है। ये एक इरेगुलर शेप बॉडी स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिज्म होता है और अमीबा के पास एक स्पेशल पावर है। अमीबा के पास पैर होते हैं और ये पैर किस तरीके के हैं? दीज आर कॉल्ड फॉल्स फीट। ये नकली पैरों की तरह आपको दिखेंगे और इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट ऑफ अमीबा। अमीबा में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमीबा के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, इन्हीं को सीडियोपोडिया कहा जाता है। अमीबा के पास न्यूक्लियस भी होता है। अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म के पास फूड वैक्यूल भी है। इसके पास एक ही सेल है और इसी के अंदर आप देख सकते हैं सब कुछ इसने रखा हुआ है। अमीबा के साथ कुछ ऐसा है कि जैसे ही कोई भी फूड पार्टिकल यहाँ पर आता है तो अमीबा क्या करेगी? अमीबा अपने पैरों को थोड़ा सा, यानी अपने सीडियोपोडिया को आगे लेकर आएगी और उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगी और उस फूड वैक्यूल में, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर स्टोर कर लेती है। तो अमीबा जो है वो सीडियोपोडिया का किस चीज़ के लिए इसको काम में लाती है? इट इज़ टू इनगल्फ द फूड मटेरियल। जो भी फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, उसको इनगल्फ करने के लिए, उसको डायरेक्ट निगलने के लिए अमीबा सीडियोपोडिया का इस्तेमाल करती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कंपोनेंट्स ऑफ सेल यानी कि एक सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसके बेसिक रिवीजन में ही सेल के कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया था, बट यहाँ पर हम इसकी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आती है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल वॉल की। सेल वॉल जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो कहीं मूव नहीं कर सकते, तो उनके सेल्स को बचाने के लिए उन्होंने अपने सेल के बाहर की जो बाउंड्री बनाई होती है वो उनकी सेल वॉल कहलाती है। जबकि एनिमल सेल में किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं मिलती है। प्लांट सेल के पास पहले सेल वॉल होती है, उसके नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल का बाकी मटेरियल होता है। जबकि एनिमल सेल में डायरेक्ट बाहर जो है वो क्या एक्सपोज होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल की डेफिनेशन में हम देखेंगे द आउटर थिक लेयर ऑफ द सेल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सराउंड करने वाली एक मोटी सी थिक लेयर जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। ये प्लांट्स क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। जिसकी आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, जो सेल है इसकी जो आउटसाइड बाउंड्री है, वो जो येलो कलर की बाउंड्री है, आप इसको क्या कह सकते हैं? ये सेल वॉल है। इस बाउंड्री का जो अंदर वाला हिस्सा है वो है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर सारा का सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे कि ये जो जेली लाइक पोर्शन आपको दिख रहा है वाइट कलर का, व्हाट इज दिस? दिस इज साइटोप्लाज्म। ब्लू कलर का यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर का यहाँ पे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी सारी ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलेंगी और एक बड़ा सा लाइट ग्रीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो लाइट ग्रीन स्ट्रक्चर है ये फिर क्या है? ये है परमानेंट वैक्यूल। वैक्यूल यानी कि इसके अंदर जो है प्लांट सेल का सारा फूड वगैरह स्टोर होगा। ये एक ही लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में देखने को मिलता है। जनरली इनके पास छोटे छोटे वैक्यूल्स नहीं होते बहुत सारे, बल्कि एक ही बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है एक प्लांट सेल के अंदर।
तो चलिए अब हम बाकी कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल का एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। इट सेपरेट्स द इनसाइड कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम और आउटसाइड द सेल। यहाँ पर आप एक एनिमल सेल, जैसे कि एक ह्यूमंस के जो चीक्स में मिलने वाली चीक सेल हैं, बाहर की दुनिया से, बाहर के सराउंडिंग मीडियम से सेल को बचाने वाली जो एक बाउंड्री है, जो दीवार है, वो सेल मेम्ब्रेन है। ये सबसे बेसिक कंपोनेंट है सेल का, जो कि सेल के अंदर की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, साइटोप्लाज्म है, जो भी इनसाइड द कंटेंट है सेल का, उसको बाहर के मीडियम से या सेल के बाहरी दुनिया से अलग करती है और प्रोटेक्ट करके रखती है, और सेल को एक अच्छी शेप भी प्रोवाइड करती है। चलिए हम फटाफट से बाकी भी कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स जेली लाइक फ्लूइड या मटेरियल। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ऐसा जेली लाइक सब्सटेंस जो किसके बीच में होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जैसे कि मैंने आपको बेसिक रिवीजन वाली वीडियो में बताया था, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है? जैसे कि कंप्यूटर का जो मास्टरमाइंड है वो सीपीयू है, इसी तरीके से हमारे जो सेल है उसका सारा काम काज और जो कुछ संभालता है, जो ब्रेन है, वो क्या है? न्यूक्लियस है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एक गोल सेंट्रल डेंस राउंड जो है, ऐसी शेप की बॉडी होती है जो सेल के सेंटर में पाई जाती है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस को कवर करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियस की बाउंड्री बनाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग क्या रखता है? एक मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। वरना क्या होगा? अगर न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जितना भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, और न्यूक्लियस का जितना सारा कंटेंट है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको अपने साथ, न्यूक्लियस के कंटेंट को टाई करके रखती है। फिर बारी आती है न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला जेली लाइक पोर्शन। द लिक्विड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस क्या होता है? वो सबसे छोटी सी स्मॉल स्फेरिकल डेंस बॉडी जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। चलिए अब हम इन डायग्राम्स को ध्यान से देख लेते हैं। डायग्राम में आप क्या देखेंगे? एक एनिमल सेल का आपको डायग्राम दिख रहा है। एनिमल सेल में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स डजंट हैव सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होती, उनको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लांट्स के पास होती है सेल वॉल। एनिमल सेल के पास सबसे बाहर होती है एक सेल मेम्ब्रेन। अंदर बहुत सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ठीक है। और ये सब किस में है? साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म वो जेली लाइक पोर्शन जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं। ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम, लाइसोजाइम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं। बीच में आप एक पिंक कलर के न्यूक्लियस को देख सकते हैं। न्यूक्लियस के भी अंदर एक ब्लू कलर का एक स्मॉल डेंस बॉडी है, जिसको न्यूक्लियोलस कहेंगे। अब ये जो है ये एक यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, इसलिए सारी की सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है। न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ है। तो यहाँ पर आप इन डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्गेनेलीज? ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? दीज आर दी कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सभी कॉम्पोनेंट्स जिन्हें आप देख सकते हैं, राइबोसोम, लाइसोजाइम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ये सारी क्या हैं? सेल ऑर्गेनेलीज हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये सेल की एनर्जी बनाता है, जिसको एटीपी में मेजर करते हैं, जिसको आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये आपको याद रखना है। गोल्गी बॉडीज होती हैं, ये सारी क्या हैं? ऑर्गेनेलीज होती हैं। फिर बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हमें पता है कि सेल के अंदर का जो जेली लाइक पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है। अब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस का भी खुद का जेली मटेरियल है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें या इनको ज्वाइन करके बोले तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म।
जब हम दोनों की बात को एक साथ कर रहे होंगे तो हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जितना जेली लाइक पोर्शन है वो सारा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी आता है और साइटोप्लाज्म भी आता है। सो इट इज़ द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इंक्लूडिंग द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल का सारा साइटोप्लाज्म। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, इसको सेल के लिविंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ये मेम्ब्रेन जो है ये सेल के सबसे बाहर की तरफ बनी होती है, जो एक सेल को दूसरे सेल से भी अलग करके रखती है और साथ ही साथ सेल को सराउंडिंग मीडियम से भी अलग करके रखती है। तो दिस मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब सेल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे, सेल के बाहर भी चीज़ें जाएंगी, सेल के अंदर वाटर भी आएगा, वाटर बाहर भी जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सेल के अंदर बाहर चीज़ों का मूवमेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अलाउ करती है कि सेल के अंदर भी चीज़ें आएंगी, सेल के बाहर भी जाएंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और इस सेल को एक अच्छी शेप प्रोवाइड करती है। Plants have cell wall outside the cell membrane for protection against temperature and high speed winds as plants cannot move। आपको तो पता ही है कि एक बार अगर आपने कहीं पे प्लांट लगा दिया, पौधा लगा दिया, तो वो वहाँ से हिल के तो जाएगा नहीं। अब वहाँ पे गर्मी भी पड़ रही है, बारिश भी पड़ रही है, तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, ऐसे तो प्लांट मर जाता है। क्योंकि अगर आपने उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं बिछाई या ऐसे उसको छोड़ दिया, तो ऐसा क्यों होता है कि प्लांट्स मरते नहीं हैं? क्योंकि उनके जो सेल्स हैं दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय अ आउटर मोस्ट थिक लेयर सेल वॉल। उनकी सेल वॉल उनके सेल्स को बचाकर रखती है, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकते हैं, उनको वहीं पर खड़े रहकर सारी टेम्परेचर कंडीशंस को झेलना है, विंड को झेलना है, हाई स्पीड विंड भी है, इन सब को झेलने के लिए उसके पास एक सेल वॉल है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ एंशिया एंड इलोडिया। ये जो है ये आप इनके प्लांट्स की लीफ की पील अगर आप निकालें तो उसमें आप सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिलता है एग्ज़ाम में, या तो ये 3 मार्क्स में होता है या फिर ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस बता दीजिए। तो आपको पता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में सेल वॉल आपको मिलेगी, क्योंकि प्लांट जो है वो कहीं मूव नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट हो गया प्लांट सेल का। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है। प्लांट सेल्स के पास प्लास्टिड्स हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर के बॉडीज़ होती हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स में मिलती हैं। अब प्लांट्स को क्लोरोफिल क्यों चाहिए? क्योंकि प्लांट्स के पास यही एक ग्रीन पिगमेंट है जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं, उनको क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए। क्लोरोफिल नहीं चाहिए तो प्लास्टिड की क्या ज़रूरत? तो इसीलिए एनिमल सेल के पास प्लास्टिड्स। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिड्स के लिए करेक्शन कर दिया है कि एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप एनिमल सेल को देखें जो कि राइट साइड पे डायग्राम में है। एनिमल सेल को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे से वैक्यूल्स हैं, ये ब्लू कलर के, और जो कि ज़्यादा नंबर में हैं लेकिन छोटे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम इस प्लांट सेल को कंसीडर करेंगे जो कि इस फोटो में आपको दिख रहा है, तो इस प्लांट सेल के पास एक ही लेकिन एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? जो इमेज है उसमें एक लाइट ग्रीन कलर का एक बड़ा सा वैक्यूल दिखेगा, जो कि जनरली प्लांट सेल में एक सिंगल वैक्यूल देखने को मिलता है। यहाँ पर एनिमल सेल की तरह बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स नहीं होते, बल्कि एक ही बड़ा सिंगल वैक्यूल होता है। और वैक्यूल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है। तो इसी से हमें यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो जाता है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए है। वो क्या है कि प्लांट सेल में एक ही लार्ज वैक्यूल जनरली प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ वैक्यूल्स
प्रेजेंट होते हैं। ऐसे वैक्यूल्स हैं जिनका नंबर ज़्यादा हो सकता है लेकिन उनका जो साइज़ है वो छोटा होता है।